ये है ब्रिटेन। देखिए, ये इस्लामिस्ट और वोक्स हैं। ये यूनियन जैक को रौंद रहे हैं और वह अल्लाहू अकबर चिल्लाने वाला है। पुनर्वास शेल्टर बताकर उसने 60 कुत्तों को मार डाला। उसे 5 साल जेल हुई। क्या वाकई इसका उससे कुत्तों से नफरत करने से कोई लेना देना नहीं है? क्या वाकई एंथनी अल्बनीज की हालत खराब है? किसी भी तरह से देखें, अगर वो उसे गिरफ्तार करते हैं तो वो शहीद बन जाती है, लेकिन अगर वो उसे गिरफ्तार नहीं करते तो पॉलिन उनके वोटर बेस में सेंध लगाती रहेगी और वो बढ़ती ही जाएगी। और ये उनका एक और दयनीय प्रयास है आपको उनके मूल्यों, उनकी जीवन शैली, उनकी सोच के अनुसार ढालने का। अगर आपका बच्चा आपसे कहता है कि ओह मेरी टीचर चाहती है कि मैं उसे मस्जिद या कहीं और ले जाऊं, तो अपनी टीचर के पास जाएं। कहें नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मस्जिद जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का इस चीज़ से ब्रेन वॉश किया जाए। बकवास है ये। ठीक है दोस्तों, मैं हूं हैरिस सुल्तान। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पॉलिन हैंसन चुनावी सर्वे में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इससे कई लोग चिंतित हैं, जिनमें सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया के वामपंथी समाजवादी हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी, जो कियोस्टामा की कार्बन कॉपी हैं, किया स्टामा यूके के सबसे नापसंद प्रधानमंत्री बन चुके हैं। एंथनी अल्बनीजी अभी तक, क्योंकि ये दूसरा कार्यकाल है, वैसे अभी तक किसी वजह से वो अभी भी बहुत लोकप्रिय थे। लोग उन्हें अब भी पसंद करते थे। बॉन डियाबेज आतंकी हमले के बाद पॉलिन हैंसन चुनावी सर्वे में तेजी से ऊपर आईं, जिससे एंथनी अल्बनीजी परेशान हो गए। उन्होंने जल्दबाजी में हेट स्पीच कानून पास किया। तब लोगों ने कहा कि इससे आलोचकों को निशाना बनाया जाएगा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगेगी। मैंने खुले दिमाग से सोचा और कहा, देखता हूं आगे क्या होता है। अब तक सिर्फ नव-नाजियों पर कार्रवाई हुई है। मुझे उनकी परवाह नहीं, लेकिन उन्होंने इस्लामिस्टों पर कोई कार्रवाई नहीं की। एक ही कानून का इस्तेमाल करते हुए, जब कोई इस्लामिस्ट ऑस्ट्रेलियाई यहूदी समुदाय पर हमला करता है या धमकी देता है, तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार कुछ नहीं करती। लेकिन जब कोई नवनाजी कुछ करता है, तो वे तुरंत उन्हें पकड़ लेते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। उनमें से एक को हाल ही में, मुझे लगता है, 1 साल की जेल या कुछ ऐसी सजा सुनाई गई थी। ठीक है, तो क्या यह यहूदी विरोधी भावना को रोकने के बारे में है, या यह अपने टारगेट चुनने के बारे में है? तो पॉलिन हैंसन ने अपनी टिप्पणियों के बाद, जिन्हें साफ तौर पर गलत तरीके से पेश किया गया था, उन्होंने थोड़ी ढीली भाषा में बात की थी, लेकिन उनका मतलब साफ था। उन्होंने इसे स्पष्ट किया। उनका मतलब था, जब एशिया की टेरर वॉच लिस्ट में 18,000 लोग हैं, तो आप कैसे जान सकते हैं कि वे अच्छे मुसलमान हैं? वह हमारे जांच प्रक्रिया की कमियों की ओर इशारा कर रही थी। हम कैसे जाने? और मैंने यह सवाल पूछा, आपके हिसाब से एक अच्छे मुसलमान और एक कट्टरपंथी मुसलमान की परिभाषा क्या है? मैं चाहता हूं कि सरकार हमें यह समझाए। अगर कोई मुसलमान कहता है, मैं ऑस्ट्रेलिया में शरीयत चाहता हूं, तो क्या यह कट्टरता है? अगर कोई मुसलमान कहता है कि शरीयत अच्छी है, हम हर जगह शरीयत चाहते हैं, तो क्या यह कट्टर मुसलमान की परिभाषा है? क्योंकि मुसलमान हमें बताते हैं कि कोई कट्टर इस्लाम नहीं है, कोई चरमपंथी इस्लाम नहीं है, सिर्फ एक ही इस्लाम है। मैं उनसे सहमत हूं। तो यही मतलब था। लेकिन जैसा कि सामने आया है, पॉलिन हैंसन अब अल्बनीजी सरकार के नए घृणा भाषण कानूनों के तहत जांच के दायरे में हैं। यह वही है जो पॉलिन हैंसन ने साझा किया। ठीक है, मैं आपको वह दिखाता हूं। तो पॉलिन हैंसन ने कहा, newscom.au के अनुसार संघीय पुलिस को अपराध की रिपोर्ट मिली, जो मैंने स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया के इंटरव्यू में पॉलिन हैंसन की टिप्पणियों पर की थी। वे मुझे लेबर के नए घृणा भाषण कानूनों के तहत फिर जेल भेजना चाहते हैं। पॉलिन हैंसन को करीब 20 साल पहले 2003 या 2004 में जेल में डाला गया था। उन पर चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगा, लेकिन सजा पलट गई और वे निर्दोष पाए गए। मैं लेबर पार्टी और राजनीति के वामपंथी पक्ष के लोगों को एक बहुत स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलियाई जनता को गुमराह करना बंद करो। हम में से किसी ने भी क्रिसमस से पहले बॉन्डी में जो हुआ था, उसे नहीं भुलाया है। हमने यह भी नहीं भुलाया है कि लिंड कैफे में क्या हुआ था, या कर्टिस चेंग के साथ कैफे सीज में, जो शायद 10 साल पहले सिडनी में हुआ था। और अन्य इस्लामवादी, एक कट्टर या अच्छे मुस्लिम, हमें तब तक नहीं पता था कि वह कैसे मुस्लिम हैं। हम बस यह परिभाषा चाहते हैं कि अच्छा और बुरा मुस्लिम कौन है, ताकि हम, आप जानते हैं, उन्हें वर्गीकृत कर सकें और फिर हम कह सकें, ठीक है, यह अच्छे मुस्लिमों के लिए नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया अभी नहीं बोलेगा तो उसे भी यूरोप, यूके, कनाडा जैसी समस्याएं होंगी। मेरे पास इस पर और जानकारी है। अंत तक रहिए।
मैं बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया में हम किस लिए लड़ रहे हैं। तो मेरे दोस्त आबी यमीनी ने एक वीडियो बनाया है और चलिए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। ध्यान रखें, वे फिर से पॉलिन हैंसन को जेल भेजने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने घोषणा की है कि अधिकारी जांचेंगे कि वन नेशन नेता की हालिया टिप्पणियां लेबर की घृणा भाषण कानूनों का उल्लंघन करती हैं या नहीं। यह अभ्यास नहीं है, सरकार सर्वेक्षणों पर नजर रख रही है, वे घबराए हैं। मैं डरने वालों को दोषी नहीं मानता, लेकिन उन सभी को दोषी ठहराता हूं जिन्होंने यहूदी समुदाय के नाम पर घृणा भाषण कानूनों का समर्थन किया। मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैंने उनका समर्थन नहीं किया, लेकिन यह मेरी आदत है। मैं लोगों को उनके कहे अनुसार ही लेता हूं। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, इंतजार करते हैं और देखते हैं। हम उन्हें रोक नहीं सके तो समर्थन का सवाल ही नहीं उठता। मेरा मानदंड था कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे, जो अब तक नहीं हुआ। अगर वे पॉलिन हैंसन को गिरफ्तार करते हैं तो वे फंस जाएंगे। एंथनी अल्बनीजी भी फंस जाएंगे। क्यों? वह गलत रास्ता और नीति अपना रहा है। मैं समझाता हूं, अगर वह उसे गिरफ्तार करता है तो वह शहीद बन जाएगी। वह सर्वेक्षणों में आगे है और उसकी पार्टी विक्टोरिया में नंबर 1 बन गई है, जो लेबर का गढ़ था। मेरे अनुसार यह मुक्त दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव है, जो दूरवाम वोकिज्म से कट्टर दक्षिणपंथी रूढ़िवादिता की ओर गया है। अगर सर्वेक्षणों पर भरोसा करें तो वह विक्टोरिया में आगे बढ़ रही है और यह हर जगह हो रहा है। यह क्वींसलैंड में भी होगा, हर जगह, यह हर जगह होने वाला है। लेकिन अगर वे इन हेट स्पीच कानूनों का इस्तेमाल करके उसे गिरफ्तार नहीं करते तो वे उस तरह से भी फंस जाएंगे, क्योंकि पॉलिन उनके वोटर बेस में सेंध लगाती रहेंगी और वह लगातार बढ़ती रहेंगी। हमारे पास तैयारी के लिए 2 साल हैं, इसलिए एंथनी अल्बनीजी फंसे हुए हैं और मैं उनकी जगह नहीं होना चाहता। यहूदी नेताओं व संगठनों ने प्रधानमंत्री को उस कानून के लिए समर्थन दिया जो राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए लाया गया था। मैंने तब भी कहा था, यह कभी यहूदियों की सुरक्षा के लिए नहीं था। विडंबना यह है कि इसका उपयोग हमारे सबसे मजबूत समर्थकों पर ही हुआ। अल्बानीज ने बॉन्डी आतंकी हमले का इस्तेमाल करके व्यापक और अत्यधिक कानूनों को जबरदस्ती लागू किया। अब पॉलिन हैंसन ने गाजा युद्ध पर प्रधानमंत्री से अलग नैतिक स्पष्टता दिखाई है। अब ऑस्ट्रेलिया की यहूदी समुदाय की सुरक्षा जांच के दायरे में है। इन्हीं कानूनों के तहत अगर आप यहाँ क्या हो रहा है नहीं देख रहे तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग नियो नाजियों पर सख्त हैं। कितने नियो नाजी हैं? मैं उनका बचाव नहीं कर रहा, मुझे वे पसंद नहीं, न ही उनके लिए सहानुभूति है, पर निष्पक्ष रहना चाहिए। नियो नाजियों द्वारा कितने यहूदियों पर हमला किया गया है? 0। इस्लामवादियों द्वारा कितने यहूदियों की हत्या की गई है? पिछले 3 महीनों में करीब 15 यहूदियों की हत्या हुई है। मेलबर्न और सिडनी के यहूदी सिनागोग और कैफे पर बम इस्लामवादियों ने फेंके, न कि नवनाजियों ने। तो एंथनी अल्बनीज सिर्फ नवनाजियों पर ही क्यों ध्यान देते हैं, इस्लामवादियों पर नहीं? अब आपके पास कानून है, इस्तेमाल कीजिए या मत कीजिए। और एंथनी अल्बनीज ने क्या कहा है? उन्होंने यही कहा। दोस्तों, इसे देखिए। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने घोषणा की है कि वह संबंधित अधिकारियों को वन नेशन नेता पॉलिन हैंसन की मुस्लिम टिप्पणियों की किसी भी जांच में शामिल होने की अनुमति देंगे। वाकई वह इसकी अनुमति देंगे। दोस्तों, यह राजनीतिक प्रताड़ना है, जैसे अमेरिका में ट्रंप के साथ हुआ था। वे हर तरह से ट्रंप के पीछे थे। और अंदाजा लगाओ क्या हुआ। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में पला बड़ा हूँ और मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। यहाँ तक कि अगर आप किसी भ्रष्ट नेता के पीछे भी पड़ते हैं, खासकर उनके राजनीतिक विचारों को लेकर, तो आप उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें जेल में डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कोई भ्रष्टाचार घोटाले भी गढ़ लेते हैं, हो सकता है कि वे भी भ्रष्ट हों, लेकिन मैं कह रहा हूँ यह कभी काम नहीं करता, चाहे आप किसी भ्रष्ट नेता के पीछे ही क्यों न पड़ जाएं। अगर यह राजनीतिक प्रताड़ना लगे तो यह हमेशा उलटा पड़ता है। तो जैसा मैंने कहा, एंथनी अल्बनीज फंस गए हैं। अगर वे उसे गिरफ्तार करते हैं तो वह और लोकप्रिय हो जाती है, नहीं करते तो धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ती है। अब स्थिति बुरी है। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? पॉलिन हैंसन किसके लिए लड़ रही हैं? दोस्तों, अगर आप इंग्लैंड या यूरोप नहीं गए तो वहां जरूर जाएं। आप देखेंगे हजारों साल पुरानी सभ्यताएं उन लोगों के बोझ तले ढह रही हैं जो शत्रुतापूर्ण संस्कृतियों से आए हैं। इसे देखिए, यह ब्रिटेन से अभी आया है। ये इस्लामिस्ट और वोक्स हैं। इस्लामिस्ट और वोक्स।
वे यूनियन जैक पर पैर रखकर अल्लाहू अकबर चिल्लाएंगे। उनके कुछ वीडियो हैं जिनमें वे पैट्रियट्स से भिड़ते हैं। दोस्तों, यही ऑस्ट्रेलिया का भविष्य है जो लेबर पार्टी नहीं समझती। यह इंग्लैंड में हुआ, जहां वामपंथियों ने मुस्लिम समुदाय को खुश करने की कोशिश की, लेकिन वोट नहीं मिले। जब उन्हें ताकत मिलती है, वे अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, जो सही है, क्योंकि वामपंथी LGBTQ समुदाय के साथ हैं। मुसलमान उनसे नफरत करते हैं। आप उन्हें खुश करने के लिए खुद को सीमित रूप से झुका सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपका उनसे टकराव होगा, क्योंकि आपके मूल्य इस्लामी मूल्यों से बुनियादी रूप से अलग हैं। इसी वजह से टकराव होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और बताइए क्या होगा? यह कहानी पहले भी हो चुकी। ईरान में इस्लामिस्ट और समाजवादी दोनों ने मिलकर ईरान के शाह के खिलाफ मोर्चा बनाया था, और आखिर में हमेशा इस्लामिस्ट ही जीतते हैं। मैंने यह पहले भी कहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कम्युनिज्म जैसी तानाशाही विचारधारा मुस्लिम दुनिया में कभी मजबूत पकड़ क्यों नहीं बना पाई? आप जानते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिस्ट थे, बांग्लादेशी कम्युनिस्ट थे, यहाँ तक कि अफगान कम्युनिस्ट भी थे। दोस्तों, यही तो बहाना था सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान जाने का, क्योंकि वे अफगान कम्युनिस्टों की मदद के लिए गए थे। कम्युनिस्ट मुस्लिम देशों में कभी मजबूत नहीं हो सके, क्योंकि हमेशा इस्लामिस्ट ही ऊपर आते हैं और अंत में दीवार व फायरिंग स्क्वाड के सामने होते हैं। देखिए, यही इनकी शांति है। लेबर सांसद कैथलीन मैथ्यूज वार्ड, वो रमजान कैलेंडर बांट रही हैं, इस्लामिस्टों के लिए खुशामद कर रही हैं, और इस्लामिस्ट बहुत चालाक होते हैं। मीम में कहा गया है, आप सोचते हैं कि आप उन्हें समाजवाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में वो आपको इस्लामिज्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। आखिर आप लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? याद है ये ट्वीट उस प्रोमास न्यूयॉर्कर का। न्यूयॉर्क सिटी इस्लाम की ओर बढ़ रही है। कुत्ते समाज में रहेंगे लेकिन पालतू नहीं होंगे। और जब सीनेटर रैंडी फाइन ने जवाब दिया और उन्होंने कहा, नहीं, अगर हमें इस्लाम के बीच चुनना पड़े तो उन्होंने गलती से बोल दिया, अगर हमें इस्लाम या कुत्तों में चुनना हो तो हम कुत्तों को चुनेंगे। यह सिर्फ अमानवीयता नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के लिए खड़े होने की बात है। ठीक है, आपके अपने मूल्य हैं, उनके अपने मूल्य हैं। आपको हर एक मूल्य की रक्षा करनी होगी। प्रकृति के प्रति आपका सम्मान, जानवरों के प्रति आपका प्यार, कुत्तों के लिए आपका प्रेम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें आपके मूल्यों में आती हैं और उनके अपने मूल्य हैं। वे कुत्तों से नफरत करते हैं। आपको पता है वे कुत्तों से कितनी नफरत करते हैं? इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। इसे देखिए, ये एक अजीब मामला है, अभी अभी सामने आया है। इस आदमी को देखिए, इसे देखिए, वैसे इसकी दाढ़ी बहुत धार्मिक लग रही है। मुसलमान, ये इस्लाम का देवबंदी संप्रदाय है जो पाकिस्तान में बहुत लोकप्रिय है, और ज्यादातर ब्रिटिश मुसलमान पाकिस्तानी हैं। इनमें से आधे पाकिस्तानी हैं, तो ये एक देवबंदी मुसलमान है। देखिए, इसने खुद को पुनर्वास शेल्टर बताकर 60 कुत्ते मार डाले। इसे 5 साल की जेल हुई। दोस्तों, वो लोगों के कुत्ते लेकर शेल्टर और नया घर देने का कहता था, लेकिन असल में उन्हें मार देता था। क्या वाकई इसका कोई लेना देना उसके कुत्तों से नफरत करने से नहीं है, है ना? ब्रिटेन में लोग अब कुत्तों को शॉपिंग सेंटर्स ले जा रहे हैं। देखो रॉन, क्योंकि मुसलमानों ने परेशान किया है। ये परेशानियां हर जगह बढ़ रही हैं। हम मुस्लिम इलाकों में कुत्ते नहीं चाहते, हम यहाँ कुत्ते नहीं चाहते, हम वहाँ कुत्ते नहीं चाहते। उन्हें कुत्ते पसंद नहीं हैं। और यह उनका एक और दयनीय प्रयास है कि वे आपको अपने मूल्यों, अपनी जीवन शैली, अपने दृष्टिकोण के अनुसार ढालने के लिए मजबूर करें। आप कब खड़े होकर कहेंगे, नहीं, यह ब्रिटेन है, यह ऑस्ट्रेलिया है, यह अमेरिका है। हम अपने कुत्तों से प्यार करते हैं, हम अपने पालतू जानवरों से प्यार करते हैं, हमें हलाल वध से नफरत है, हमें यह सब पसंद नहीं है। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप उस देश में वापस चले जाएं जहां कुत्ते नहीं होते, जहां आप कुत्तों को मारते हैं। दुर्भाग्य से लोग ऐसा ही करते हैं। मुझे याद है मोरक्को में भी हजारों कुत्तों को मार दिया गया था। लोग यही करते हैं। हो सकता है आपको भी ऐसा करना पड़े। पीछे मत हटो, उन्हें मौका मत दो।
वे फिर फायदा उठाएंगे। हम ऑस्ट्रेलिया के वियतनामी समुदाय पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे? मुझे कोई उदाहरण याद नहीं जहां वियतनामी या चीनी लोग ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली को चुनौती देते हों। इसलिए वहां टकराव नहीं होता, क्योंकि ये नस्ल नहीं बल्कि संस्कृति ऑस्ट्रेलियाई और पश्चिमी मूल्यों से जुड़ा है। और ब्रिटेन दुर्भाग्यवश बिखर रहा है, जबकि हमारे मूल निवासी लोग करुणा और बहुसांस्कृतिकता के सागर में डूब रहे हैं। बच्चों को ऐसे बेवकूफ़ी आयोजनों से दूर रखें। देखिए, ये लड़कियां प्रो हार्मनी कोर्स के तहत मस्जिद गईं और इस्लामी तरीके से नमाज पढ़ रही हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मुस्लिम अपने बच्चों को चर्च भेजते हैं? वे ऐसा करने की कोशिश नहीं करते। मुसलमानों पर अपने बच्चों को ईसाई आयोजनों में लाने का दबाव क्यों नहीं होता? वे अपने बच्चों से कहते हैं कि ईसाई साथियों को मेरी क्रिसमस न कहें, लेकिन आप बच्चों को वहां भेजते हैं क्योंकि यह कूल लगता है। देखो, सद्भावना, विविधता, करुणा। ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं है। ऐसा मत करो, इसे देखो, ये कितना घिनौना है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो ऑसीज? कृपया बच्चों पर नजर रखें। लेफ्ट तुम्हें झूठ बोल रहा है। पहले वे तुम्हें ये वोक और जेंडर प्रोनाउन की बकवास भेजते हैं। वे तुम्हारे बच्चों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं इससे, ठीक है, और फिर वे तुम्हारे बच्चों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं इससे। बकवास। ऐसा मत करो। अगर बच्चा कहे टीचर मस्जिद ले जाना चाहती हैं, तो टीचर से कहें, नहीं, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा मस्जिद जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का ब्रेन वॉश हो। ये बकवास है, माफ़ कीजिए। अगर वे दबाव डालें तो अमेरिका में भी यह शुरू कर देंगे। आंदोलन शुरू हो चुका है। आप जानते हैं कि बड़ी कंपनियां जैसे गो फंड मी, अगर आप किसी कंजर्वेटिव व्यक्ति के लिए फंड रेजर करते हैं तो वे उसे बंद कर देंगे। सोशल मीडिया कंपनियां भी ऐसा करती हैं। वे वामपंथियों के साथ जमकर लड़ रहे थे, तो उन्होंने अमेरिका में क्या किया? उन्होंने संस्कृति को बदल दिया। अब कंपनियां कहती हैं कि कंजर्वेटिव विचारधारा को बढ़ाने वालों की स्पॉन्सरशिप नहीं छीनेंगे। संस्कृति बदल रही है, आपको भी भूमिका निभानी चाहिए। अगर आपका स्कूल बहुत ज़्यादा वोक है और इस्लामीकरण हो रहा है, या वे धीरे धीरे आपके बच्चों का ब्रेन वॉश विदेशी शत्रुतापूर्ण संस्कृतियों से कर रहे हैं, तो तुरंत कदम उठाएं। अपने बच्चों को वहां से हटाएं, शिक्षक से बात करें। क्योंकि हम एक और ब्रिटेन नहीं बन सकते दोस्तों, हम एक और यूरोप नहीं बन सकते। मैंने आपको कई बार दिखाया है कि ब्रिटेन में क्या हुआ है। बाकी यूरोप जैसे जर्मनी और फ्रांस के बारे में मुझे थोड़ा अंदाजा है। पिछले साल उन्होंने मॉरीन ले पेन, अपनी पॉलिन हैंसन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। इतिहास खुद को दोहराता है, कभी कभी तुकबंदी करता है। मॉरीन ले पेन गिरफ्तार हुई। लगता है जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड के 5 उम्मीदवार रहस्यमय ढंग से मारे गए। मैं नहीं कह रहा कि उन्हें मारा गया, लेकिन क्या ये अजीब नहीं है? उनके 5 नेता रहस्यमय ढंग से मारे गए। ऑल्टरनेटिव फिर डॉइचलैंड वहां है, वन नेशन। यूके में रिफॉर्म के साथ ये नहीं हुआ, लेकिन वहां एक और ताकत उभर रही है, रूपर्ट लो, जिनसे मैं नाइजल फराज से भी ज्यादा सहमत हूं। तो चीजें बदल रही हैं दोस्तों, और मिलकर सामूहिक रूप से हमारी आवाज मायने रखती है। अगर वे पॉलिन हैंसन को गिरफ्तार करते हैं तो हम बहुत शोर मचाते हैं। एक्स पर आ जाइए, कृपया, आपको एक्स पर होना चाहिए। मुझे एक्स पर फॉलो कीजिए, अभी यामिनी को एक्स पर फॉलो कीजिए। वहीं हम सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। मुझे अब भी नहीं लगता कि वह पॉलिन हैंसन को गिरफ्तार करेगा, लेकिन मॉरीन ले पेन और अफड़ी पर भी कार्रवाई हुई है। वे यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अल्बनीज की हालत खराब है।